नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश तिवारी। स्वागत है आपका अपने चैनल एमटेक इलेक्ट्रिकल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग प्लेट और नेम प्लेट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका मेक, कि मतलब आपका ट्रांसफार्मर किस कंपनी का बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जैसा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है यह अन्य किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की तरह सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं। अब आते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के पास। 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा है डेल्टा कनेक्शन और तीसरा है इंटर कनेक्टेड या जिगजैग कनेक्शन भी कहते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा स्टार। आइए हम इन कनेक्शन के बारे में जानते हैं कि होते क्या हैं। तो पहला है, जैसे मैंने बोला, स्टार स्टार कनेक्शन। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग छोटे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन के कारण टर्न्स पर फेज की संख्या कम हो जाती है। इसलिए स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है, तो इसमें इंसुलेशन का अमाउंट भी कम हो जाता है। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज का रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है। दोनों साइड में लाइन वोल्टेज एक दूसरे के फेज में होते हैं। यह कनेक्शन सिर्फ बैलेंस लोड के साथ ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा होता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन का उपयोग बड़े लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। इसमें रिक्वायर्ड फेज पर टर्न्स की संख्या स्टार स्टार कनेक्शन से ज़्यादा होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज का रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है। इस कनेक्शन का यूज अनबैलेंस लोड के लिए हो सकता है। इसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार से जुड़ी होती है, जिसमें न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है, और सेकेंडरी डेल्टा से जुड़ी होती है। इस कनेक्शन का उपयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। इस कनेक्शन में सेकेंडरी से प्राइमरी लाइन वोल्टेज का रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का 1/√3 गुना होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। इसके बाद आता है आपका चौथा डेल्टा स्टार कनेक्शन। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा से और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार से कनेक्टेड होती है, जिसमें न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है। इस प्रकार का कनेक्शन 3 फेज 4 वायर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए होता है। इस तरह के कनेक्शन ट्रांसमिशन के शुरुआत में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मुख्यतः यूज़ किया जाता है। इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी लाइन वोल्टेज का रेशियो ट्रांसमिशन रेशियो का √3 गुना होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें KVA है। KVA इसकी ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग है। तो यह क्वेश्चन कई बार इंटर में भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर को KVA में क्यों शो करते हैं और मोटर को किलोवाट में क्यों लिखते हैं या शो करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले कि ट्रांसफार्मर को KVA में ही क्यों लिखते हैं। तो जैसा कि है आप देख रहे हैं इसमें KVA लिखा हुआ है। KVA का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब अपना वोल्टेज और एम्पियर को गुणा करके निकाला जाता है इसकी रेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम KVA में पावर फैक्टर इंटू कर देते हैं या गुणा कर देते हैं तो हमारा ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जैसा आपने मोटर में भी देखा होगा। अगर हम ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला भी देखें तो P = √3 VI होता है, और यहीं अगर हम मोटर का देखते हैं तो P = √3 VI cos φ होता है। तो फार्मूले से अपने को पता चलता है कि हम अगर पावर फैक्टर KVA में गुणा कर देंगे तो हमारा किलोवाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा लोड के बेस पे बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है उसे पहले रीज़न पे। जो पहला रीज़न है KVA में लिखने का ट्रांसफार्मर का, कि जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो हमें सिर्फ यह पता होता है कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा या कितना होना है, सेम प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट कितना होना है। ठीक है, इसलिए भी हम इसे VA में लिखते हैं। अच्छा, हमें यह भी नहीं पता होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर बनने के बाद इस पर कौन कौन सा लोड या कैसा लोड जोड़ा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में 3 टाइप के लोड होते हैं। पहला लोड होता है आपका रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का एग्जांपल मैं देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे क्या होता है। रेजिस्टिव लोड आपका जैसे होता है कि इसमें हीटर हो, लाइट इत्यादि जो रजिस्टर करते हैं, ये रेजिस्टिव लोड होते हैं। इसके बाद होता है आपका इंडक्टिव लोड।
इंडक्टिव लोड में आते हैं आपके मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए और रिले हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं आपके कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में आप कहते हैं कैपेसिटर बैंक और ऐसे सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि लोड कैसे होते हैं। तो आगे बात करते हैं फिर ट्रांसफार्मर का केवीए में और क्यों लिखते हैं। तो इसका दूसरा रीज़न भी है कि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के खुद के लॉसेज होते हैं, जो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस को हम करंट लॉस भी कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यह लॉस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है, इसे हम करंट लॉस भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर के निकलने वाले करंट पर निर्भर करता है। जब ट्रांसफार्मर को लोड से जोड़ा जाता है तो उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट गुजरने लगता है। इस करंट की वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लॉस होते हैं, इसी को हम कॉपर लॉस या करंट लॉस कहते हैं। चूँकि हम करंट को एम्पियर से डिकोड करते हैं, इसलिए हम इसे ए में भी लिख सकते हैं। इसके बाद होता है आयरन लॉस, जिसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। यह लॉस हमेशा वोल्टेज के कारण होता है। जैसा हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है, तो यह ज़्यादा वेरी नहीं करता, इसलिए आयरन लॉस भी फिक्स रहता है। चूँकि यह लॉस वोल्टेज के कारण होता है, इसलिए हम इसे VC लिखते हैं। तो जैसा आप समझ रहे होंगे, वोल्टेज आपका कॉपर लॉस A से शो होता है और आयरन लॉस B से शो होता है, तो इसलिए हम इसे VA में लिखते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें इसका वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट एट नो लोड, मतलब अगर ये नो लोड पे है तो इसका HV दिया हुआ है 11,000 वोल्ट। HV मतलब आपका ज़रूरी नहीं कि HV प्राइमरी हो या HV सेकेंडरी हो, जहाँ भी ज़्यादा वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर में वो आपका HV साइड होगा। ठीक है, इसके बाद LV आपका दिया है 433 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसमें करंट दिया हुआ है। HV करंट आपका है 3.31 एम्पियर और LV करंट है 84 एम्पियर। इसके बाद आते हैं इसमें दिया हुआ है इम्पीडेंस वोल्टेज या इम्पीडेंस परसेंटेज। तो यह दिया हुआ आपका 4.5%। ठीक है दोस्तों, और इम्पीडेंस परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज इंटू 100। और इम्पीडेंस वोल्टेज या इम्पीडेंस परसेंटेज हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा निकाल सकते हैं। यह हमारा सेकेंडरी में होने वाले फॉल्ट को शो करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें दिया हुआ आपका टोटल लॉस एट 50%, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर जब अपने 50% लोड पे होगा तो उसमें 380 वाट का लॉस होगा। इसके बाद दिया हुआ इसमें आपका टोटल लॉस एट 100%, तो आपका जब मतलब ट्रांसफार्मर 100% लोड पे होगा तो इसमें 1100 वाट का लॉस होगा। इसके बाद आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बगल में आप देख रहे होंगे इसमें CS लिखा हुआ है। CS मतलब होता है अपना साइकिल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका दिया हुआ टाइप ऑफ कूलिंग। तो टाइप ऑफ कूलिंग में आपका लिखा हुआ ON AN। तो ON का मतलब होता है ऑयल नेचुरल और AN का मतलब होता है एयर नेचुरल। ट्रांसफार्मर में और भी कई तरीके की कूलिंग होती है, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जैसा होता है, पहला आपका एयर नेचुरल होता है, दूसरा एयर ब्लास्ट होता है, तीसरा होता है ON AN जैसा इसमें लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। चौथा होता है आपका ONF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। पाँचवा होता है OF AF ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। उसके बाद छठा होता है ONWF ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड। इसके बाद सातवां होता है आपका OFWF यानी ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं वेक्टर ग्रुप। तो वेक्टर ग्रुप में आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है DYN11। तो DYN11 अब इसे क्या शो कर रहा है ये मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं इसका पहला अल्फ़ाबेट D जो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो D से होता है आपका डेल्टा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो Y से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्टार, और N का होता है न्यूट्रल। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 11 लिखा हुआ है। तो 11 क्या है दोस्तों, 11 इसका फेस शिफ्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों इतना क्या है इसका ये DYN11 का मतलब हुआ। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि आपका वेक्टर ग्रुप के आधार पर ट्रांसफार्मर को 4 ग्रुप में रखा गया है। तो अगर ग्रुप 1 है आपका तो मतलब इसमें नो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ग्रुप 2 है तो 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ग्रुप 3 है तो -30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ग्रुप 4 है तो +30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको DYN11 का
बताता हूँ। तो DY-11 का जैसे मैं पहले बताया कि आपका प्राइमरी साइड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड वाई लिखा हुआ है तो स्टार कनेक्शन है और एन न्यूट्रल है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसमें सेकेंडरी लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लैग कर रहा है प्राइमरी वोल्टेज से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जैसा आप देख रहे हैं इसका वेट दिया हुआ है, कोर वेट एंड वाइंडिंग वेट है 240 kg, मास ऑफ ऑयल है 148 kg, टोटल मास है इसका ट्रांसफार्मर का मतलब ये ग्रॉस वेट जिसे हम बोलते हैं 508 kg, और आपका ऑयल का वॉल्यूम दिया हुआ है 174 लीटर। इसके बाद आपका इसमें देख रहे हैं मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। इसके बाद आपका टेम्परेचर राइज इन ऑयल, ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर राइज इन वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।